हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कंक्रीट और कंक्रीट का एक लेक्चर हम कवर कर चुके थे। इसमें हमने कुछ टेस्ट देखे थे और उनकी ट्रिक्स देखी थी। ये सेकंड लेक्चर है कंक्रीट का। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। सेकंड जो टेस्ट है हमारा वो है कॉम्पैक्शन फैक्टर। पहला टेस्ट हमारा स्लम्प टेस्ट जो हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप RSMSB जेई 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकेंड लेक्चर हमारा जो है सेकेंड टॉपिक दैट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये क्या करते हैं हम करते हैं लो वर्केबिलिटी जब अगर होती है कंक्रीट की तो उसको पता करने में, यानी कि लो वर्केबल कंक्रीट अगर है तो उसकी वर्केबिलिटी को पता करने के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। याद कैसे करेंगे? कॉम्पैक्शन का शुरू का वर्ड पकड़ा मैंने, क्या? कम। तो कम का मतलब क्या हुआ? लो। और यहाँ पे है लो वर्केबल। तो अगर कम की बात करें तो भी सेम साउंड करता है और लो का मतलब भी कम होता है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर लो वर्केबिलिटी के लिए सिंपल है। वीबी टेस्ट की बात करते हैं तो ये होता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए। इसका भी सेम है, देखिए नाम से वी से पकड़ा, क्या वी से बना दिया मैंने वेरी लो। तो वी वेरी लो सेम सेम है, कम लो ये भी सेम सेम है। तो ये आपको क्लियर करेगा, एग्जाम में कंफ्यूज होने से बचाएगा कि भाई वेरी लो के लिए कौन सा था और लो के लिए कौन सा था। तो जहाँ पे वी आ रहा है वहाँ पे वेरी लो और जहाँ पे कम आ रहा है वहाँ पे कम यानी कि लो। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। अब आते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो देखिए वीबी टेस्ट जो होता है वो वीबी वैल्यू से डिसाइड होता है। वीबी वैल्यू का मतलब होता है टाइम में। तो बेसिकली अगर आपने टेस्ट की थोड़ी सी प्रोसेस आपको याद है तो आपने देखा होगा कि हम एक कोन बनाते हैं, कोन को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के शेप में डालते हैं और फिर उसको मशीन में रख के उसको घुमाया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो, तो आप स्विच ऑन करके उसको घुमाते हैं। तो आप देखते हैं कि भाई कितनी देर में कौन से और वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो टाइम है, कितना टाइम लगा, वो टाइम डिसाइड करता है वर्केबिलिटी। तो वहाँ से हमारे ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आप देख लेना, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो वीबी वैल्यू के लिए अब बात करें वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी दो चीज़ों में कैसे बांटते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। देखो जो वीबी टेस्ट होता है उसमें वीबी वैल्यूज होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्पैक्शन फैक्टर के। कॉम्पैक्शन फैक्टर में क्या था? कॉम्पैक्शन फैक्टर में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वर्केबिलिटी होगी। लेकिन वीबी टेस्ट में क्या है? जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वर्केबल होगा। इसको ऐसे देखो कि मान लो कोई आपने कोन बना के, कंक्रीट का कोन बना के उस मशीन में डाल दिया। अब आपने जैसे उसको ऑन किया तो एक सेकंड में वो तुरंत ही क्या हो गया? कोन से उसने शेप छोड़ दिया और वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तुरंत ही कन्वर्ट हो गया वो, इसका मतलब वर्केबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई वर्केबिलिटी। तो जितना कम टाइम लगेगा उसको शेप चेंज करने में उतना ही ज़्यादा वो वर्केबल होगा। ठीक है, इसको आप इमेजिन करके देखो और वीडियो भी देखना यूट्यूब पे तो समझ में आएगा आपको कि भाई जितना ज़्यादा पानी होगा ना उतना ही जल्दी वो अपना शेप चेंज कर देगा। तो ये हाई वर्केबल होगा। इसकी जो लिमिट है वो 2 से लेकर 20 तक वेरी करती है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल है। देखो 2 से कम अगर हो जाती है तो हाई हो जाएगा, 2 से 5 की रेंज है तो मीडियम हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा तो लो हो जाएगा और 10 से 20 हो जाएगा तो वेरी लो हो जाएगा। तो अगर आप इसको वैसे भी देखते हो तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि आपको बस ये याद रखना है कि भाई इसकी 2 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक की रेंज है। तो 2 से कम वाले को अलग बांट दो और 10 से 20 आपको याद रह जाएगा इजीली, क्योंकि इसको देखो 5-5 में बांट रखा है। यहाँ पे 10 में बांट दिया, यहाँ पे 5 में बांट दिया, यहाँ पे लगभग कितने बांट दिया? 2.5 में। तो इसको डबल किया जा रहा है, 2 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 20, तो डबल करते जा रहे हैं इसको। तो ये मीडियम लो और वेरी लो इस तरह से हो जाएगा। प्लास्टिसिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया, अगर वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा? तुरंत ही शेप चेंज कर लेगा वो, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो वो फ्लोइंग कंडीशन में होगा। थोड़ा सा अगर कम है तो प्लास्टिक होगा, फिर स्टिफ प्लास्टिक और फिर स्टिफ, यानी कि बहुत ही पानी उसमें कम है। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। मेनली ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आता है वो आता है फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट करते हैं किसके लिए? कंसिस्टेंसी पता करने के लिए। इसके अलावा कोहेजननेस है, सेग्रीगेशन है, ये सब चीज़ें हम पता करते हैं फ्लो टेस्ट से। इनके प्रोसेस में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस आपके एमसीक्यू में नहीं आते हैं। एमसीक्यू में आपके जो डेटा आता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एज अ शॉर्ट नोट्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्लो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले कभी तो ये आता है एवरेज स्प्रेड डायमीटर, डाया का मतलब डायमीटर, इन सेंटीमीटर -25/25 × 100। तो ये कभी इस पर कोई न्यूमेरिकल आ गया या कोई फॉर्मूला पूछ लिया ऑप्शन में, उसके लिए है। फ्लो वैल्यू जो वेरी करती है वो करती है 0 से लेके 150% तक। ठीक है, तो ये भी आपको रेंज ध्यान रखनी है। और ये किसके लिए करते हैं हम?
फ्लो वैल्यू ये करते हैं वेरी हाई के लिए, वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई फ्लो करना चाहिए कंक्रीट। अब कंक्रीट फ्लो कब करेगा? जब उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा पानी उतनी ही ज़्यादा वर्केबिलिटी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा तब जाके वो फ्लो करेगा या फिर पंप करेगा। तो फ्लो करने के लिए वेरी हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट फिर आपका आता है क्या? कैलीबॉल टेस्ट। कैलीबॉल टेस्ट एक फील्ड मेथड है, इसको लैब में नहीं कर सकते आप, इसको फील्ड पे ही परफॉर्म करते हैं। और ये जो है वो काफ़ी एक्यूरेट आपका मेथड है और जल्दी रिजल्ट देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये रिजल्ट जल्दी देता है। ठीक है, तो क्विक रिजल्ट के लिए कौन सा करेंगे? तो कैलीबॉल। इसका भी आप पकड़ सकते हो। देखो क्विक को अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी आपको ये साउंड मिल रहा है, के वाला साउंड मिल रहा है, कै वाला। और कैलीबॉल से भी कै वाला साउंड मिल रहा है। तो कैलीबॉल क्विक। लिखने में ये हालांकि क्यों है, लेकिन बोलने में तो क्या ही है ना। तो कैलीबॉल क्विक। तो यहाँ से आप आसानी से तक पहुँच सकते हो। ठीक है, निकालते क्या है इससे? वही कंसिस्टेंसी पता करते हैं। वर्केबिलिटी का पूछा जाता है काफ़ी बार कि किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्स है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वर्केबिलिटी का क्या है कि जितना ज़्यादा आपका साइज़ बड़ा होगा एग्रीगेट्स का, उतना ही कम सीमेंट चाहिए होगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स फाइन होते जाते हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स रखेंगे, बड़े साइज़ के पार्टिकल रखेंगे, सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, उतना ही कम सीमेंट आपको चाहिए, उतना ही कम पानी चाहिए। तो सब कुछ क्या चाहिए? कम चाहिए। तो इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स उतना ही ज़्यादा वर्केबिलिटी, यानी कि मोटे पार्टिकल्स होने चाहिए तो वर्केबिलिटी ज़्यादा आती है। फिर बात करें पोरोसिटी की। अगर वॉइड्स ज़्यादा होंगी तो उसमें सीमेंट भी घुसेगा, उसमें पानी भी घुसेगा। तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ज़्यादा सीमेंट चाहिए होगा। लेकिन अगर वॉइड्स कम होंगी तो कम सीमेंट और कम पानी में काम चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि भाई जितना कम वॉइड्स होंगी उतना ही मटेरियल अपना कम लगेगा और उतना ही ज़्यादा आपका वर्केबल हो जाएगा कंक्रीट। टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वर्केबिलिटी के। अब लॉजिकली आप लगाओगे तो वो लगेगा आपको कि भाई ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वोट्स बढ़ जाएगी, और वोट्स बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? तो इसको आप पोरोसिटी से भी लगा सकते हो। वैसे तो देखो कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? जो वॉइड्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी हो जाएंगे तो कुछ ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे भी लगा सकते हो इसको आप। ठीक है, तो पोरोसिटी वाले लॉजिक से भी इसको लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये है टाइम ऑफ ट्रांजिट। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, उतना ही कम वो वर्केबल होता जाएगा, उतना ही सूखता जाएगा। तो जितना कम टाइम लगे उसको पहुंचाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसको टाइम ऑफ ट्रांजिट को ऐसे भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ ट्रांजिट भी है। और कितनी देर तक घुमाया जाता है उसको, जैसे वो मशीन होती है ना हमारी कंक्रीट बनाने की, उसमें हम सारे मटेरियल डाल के उसको घुमाते हैं। तो जितने कम टाइम तक आप घुमाओगे उतना ही ज़्यादा वर्केबिलिटी रहेगी। जैसे जैसे उसको ज़्यादा घुमाते जाओगे वैसे वैसे वो पानी जो है उसका यूज़ आता जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, या फिर कहूँ मैं कि उसको टाइट होता जाता है। तो जितने कम देर तक घुमाते हैं उतना ही अच्छा है। ठीक है, जब आप साइड पे देखोगे तो आप देखोगे कि वो कुछ सेकंड्स तक या 1 मिनट तक घुमाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं घुमाते। वो थोड़ा सा घुमाया और फिर सीधा मटेरियल उन्होंने पास कर दिया, तो बहुत कम घुमाते हैं वो। नेक्स्ट फिर 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, एक आता है नॉमिनल मिक्स, एक आता है डिज़ाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स आपका जो होता है वो होता है M5 से M25 तक, यानी कि M25 तक अप टू M25, यहाँ तक तो आता है नॉमिनल मिक्स। याद कैसे करेंगे? नॉमिनल का पकड़ा N, और N से मैंने बना दिया क्या? नाला। ठीक है, नाला। तो नॉमिनल सिर्फ नाले तक रहता है, नाला मतलब कि 2, और यहाँ पे आ जाएगा L का मतलब 5, ये तो कट जाएगा। तो M25 तक नॉमिनल मिक्स। और इसमें होता है क्या? आपका वॉल्यूम बैचिंग होती है। तो यहाँ से अगर पकड़ो, देखो नो का साउंड कैसा कर रहा है? वो। तो वॉल्यूम दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, NO और VO, नो वो। तो यहाँ से पकड़ सकते हो भाई वॉल्यूम बैचिंग होती है। डिज़ाइन मिक्स की बात करें तो डिज़ाइन मिक्स में वेट बैचिंग होती है, और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी आती हैं कंसिडरेशन में, कि आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेस्ट किए जाते हैं हर एक मटेरियल पे, उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसके हिसाब से उनका प्रोपोर्शन डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता सिर्फ वॉल्यूम से। तो ये होता है। और ये डिज़ाइन मिक्स जो होता है वो M25 से ऊपर के लिए काम में लिया जाता है। तो जनरली कोई बिल्डिंग वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये डिज़ाइन मिक्स काम में आता है। और CC रोड अगर बनवाते हो M30 से बनता है जनरली, तो वहाँ भी इसको काम में लेते हैं। क्योरिंग पीरियड की बात करें तो जनरली 7 दिन होता है OPC का, सबको पता है। 7 दिन से कम किसका होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है, क्योंकि उसका तो नाम ही है रैपिड हार्डनिंग। तो कम डेज में उसको सेट होना होता है।
इसलिए। और 7 दिन से ज़्यादा किसका होता है जिसमें आप पोजोलैनिक मटेरियल मिलाते हैं, अलग से कोई आपने मान लो राइस हस्क मिला दिया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिला दिया, इस तरह की चीज़ अगर आपने मिला दी तो आपको फिर 14 दिन की क्योरिंग करनी पड़ती है, एटलीस्ट 14 डेज कम से कम। और लो हीट सीमेंट तो ये वो स्लो होता है, आपको पता है इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो होता है, स्लो होगा तो इसको भी ज़्यादा क्योरिंग चाहिए होगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चंस जो कि अलग अलग प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें और वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि इन ट्रिक्स की मदद से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। वैसे तो कंक्रीट एक बड़ा टॉपिक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है, उसमें कंक्रीट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेनली वर्केबिलिटी को कवर किया है क्योंकि वर्केबिलिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, उसके टाइप्स हो गए कंक्रीट के, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।